हेलो, दिस इज बिलाल योर इकोनॉमिक इंस्ट्रक्टर एंड आज हम कुछ एमसीक्यू सॉल्व करेंगे ए लेवल्स एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई से रिलेटेड। तो जिन्होंने एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई पढ़ लिया है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस है, लेकिन इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो कि हम फ्यूचर में भी पढ़ेंगे, तो मैं उनको भी ब्रीफ कर दूंगा थोड़ा थोड़ा। लेट्स गेट स्टार्टेड। एग्रीगेट डिमांड इन एन इकोनॉमी में डिक्रीज। अब एग्रीगेट डिमांड में होती क्या क्या चीजें हैं? कंज्यूमर एक्सपेंडिचर होता है, बिजनेस इन्वेस्टमेंट होती है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग होती है और एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स, जिसको हम बोलते हैं नेट एक्सपोर्ट्स। सही, ये सारी चीजें होती हैं। तो लेट्स लुक एट द ऑप्शंस। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अगर कंज्यूमर एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा तो एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज ही होगी, सो दिस कैन नॉट बी द आंसर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा, अगेन एग्रीगेट डिमांड भी इंक्रीज ही होगी, सो दिस कैन नॉट बी द आंसर। इम्पोर्ट एक्सपेंडिचर यानी ये वाला पोर्शन अगर इंक्रीज होगा, क्योंकि ये नेगेटिव में है, उसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। सो सी इज द राइट आंसर, और अमूमन ये इसी तरीके से पूछता है। सही। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर अगर ये बढ़ रहा है, बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगी, एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा। सो दैट्स द फर्स्ट एमसीक्यू। व्हाट इज ट्रू अबाउट गवर्नमेंट्स मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स? अब मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हम किस तरीके से स्टडी करते हैं? हम बोलते हैं पब जी। ये मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। प्राइस लेवल शुड बी लो एंड स्टेबल, अनएम्प्लॉयमेंट शुड बी लो, बैलेंस ऑफ पेमेंट शुड बी स्टेबल यानी एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स बराबर, और ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी। लेट्स लुक एट व्हाट इज ट्रू अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। ए को देखते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ इंश्योर्स मोर इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। वेल, जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है जरूरी नहीं है कि इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो। सर, व्हाट डू यू मीन? लेट्स से हमारे मुल्क में वर्ल्ड कप होता है, सही है? तो लेट्स से क्रिकेट का वर्ल्ड कप हो रहा है, पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं। क्या आपका भाई दादा कमाएगा उससे? नहीं ना। सही। इकोनॉमिक ग्रोथ हुई लेकिन मेरी इनकम नहीं बढ़ी। सही है। हम कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत बढ़ेगी, लेकिन वो डिबेटेबल है। लेकिन मेरी इनकम तो नहीं बढ़ी ना, तो ग्रोथ की वजह से इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम नहीं होती, यानी सबकी इनकम जरूरी नहीं है बढ़े। सो ए नहीं हो सकता। Increase in output ensures that more workers are employed. Now, this might sound good to go, लेकिन ये आंसर नहीं है। सही क्यों? क्योंकि आउटपुट बढ़ना सिर्फ लेबर का काम थोड़ी है। हो सकता है आपने टेक्नोलॉजी इंप्लॉय की भी हो। सो आउटपुट बढ़ रहा है और मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है, दैट इज पॉसिबल। सी, चूजिंग बिटवीन मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स रिक्वायर नॉर्मेटिव डिसीजन। नॉर्मेटिव और पॉजिटिव दो स्टेटमेंट्स होते हैं। नॉर्मेटिव का मतलब होता है सब्जेक्टिव। अब ये थोड़ा सा आपकी अंग्रेजी के साथ इसने खेल लिया। अगर मैं यहाँ पे ये स्टेटमेंट देता कि भाई चूजिंग मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स विल क्रिएट अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव्स, तो आप फौरन से पकड़ लेते, बोलते हैं हाँ यही आंसर है। सही है, क्योंकि जब भी आप एक ऑब्जेक्टिव अचीव करोगे दूसरा ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट है। सो दिस इज अ फैंसी वे ऑफ सेइंग दैट कि भाई इट्स नॉर्मेटिव सब्जेक्टिव। तो जब आप एक ऑब्जेक्टिव अचीव करते हो तो दूसरा ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होता। देयरफॉर सी इज द राइट आंसर। अ स्टेबल रेट ऑफ इन्फ्लेशन मींस जीरो इन्फ्लेशन इज रिक्वायर्ड। गलत। स्टेबल मतलब अगर 2% भी है इस साल और अगले साल भी 2% है तो हम उसको स्टेबल में कैटेगराइज करेंगे। Moving on to the next MCQ, the third MCQ, the original equilibrium in an economy is represented by point X. Point X ये रहा। The government decreases the money supply. अब मनी सप्लाई हमें पता है वो एग्रीगेट डिमांड का पार्ट हो जाता है। इट्स अ पॉलिसी फॉर एग्रीगेट डिमांड, मॉनेटरी पॉलिसी। तो मनी सप्लाई अगर मेरी डिक्रीज हुई, एग्रीगेट डिमांड मेरी कम हो जाएगी। अब एग्रीगेट डिमांड को अगर मैं कम करता हूं तो ये यहाँ पे शिफ्ट करेगी, एंड द ओनली पॉइंट वी हैव इज डी। सही है। मनी सप्लाई कम, लोगों की जेब में पैसा कम, जेब में पैसा कम, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कम, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कम, एग्रीगेट डिमांड कम। Okay, so we have an MCQ. Let's look at this one. The aggregate demand and aggregate supply बताया हुआ है। Since the world economic downturn, downturn का मतलब क्या हो गया भाई? Recession. Some governments have reduced labor cost.
तो हमें पता है कि अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाती है, हमारी एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाती है। सही है। हाउ वुड दिस मोस्ट, ओके वेट, एंड इंश्योर्ड इंटरेस्ट रेट्स रिमेन्ड अनचेंज। तो इंटरेस्ट रेट्स अनचेंज मतलब एग्रीगेट डिमांड को कोई अफेक्ट नहीं हुआ। हाउ वुड दिस मोस्ट लाइकली बी शोन ऑन अ डायग्राम। सो एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट नहीं हुआ, सो बी इज इनकरेक्ट एंड डी इज इनकरेक्ट। सही है। दूसरी चीज, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हुई है तो एग्रीगेट सप्लाई बढ़ा है। इस डायग्राम में एग्रीगेट सप्लाई बढ़ गया है और इस सप्लाई में एग्रीगेट सप्लाई कम हो गया है, तो सी कैन नॉट बी द आंसर, हेंस ए इज द राइट आंसर। The diagram shows the effect on average price level when an aggregate demand increases from AD1 to AD2. Okay, the price levels have increased now, ये दिख रहा है, and the real GDP has remained the same. Why? Which statement relating to this change in aggregate demand is correct? Nominal GDP is increasing, nominal GDP is unchanged, real GDP has increased. अच्छा, real GDP has remained the same. तो ये तो नहीं हो सकता। रियल जीडीपी हैज फॉलन, ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर अब हमारे पास ए या बी में है। देखें, नॉमिनल जीडीपी इज नॉट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। सो फॉर एग्जाम्पल, जीडीपी का मतलब होता है आउटपुट भी। तो अगर मैं 100 यूनिट, लेट्स से वाई पे 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे थे, तो पहले प्राइस थी 10, तो इनिशियली मेरा जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी 1000 था। सही है। अब हो गई प्राइस 12, प्रोड्यूस मैंने आउटपुट उतना ही किया, 100, एंड देन द प्राइस इज 12, तो अब मेरा आउटपुट नॉमिनल जीडीपी कितना हो गया, 1200। सही है। दैट्स हाउ यू कैलकुलेट नॉमिनल जीडीपी। तो नॉमिनल जीडीपी हमारा बढ़ गया क्योंकि इट्स नॉट एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन की वजह से वो बढ़ जाता है। तो नॉमिनल जीडीपी हैज इंक्रीज, दैट्स द राइट आंसर। सही है। रियल जीडीपी तो हो ही नहीं सकता ना, ऑप्शन ही नहीं। अगर वो बोलता रियल जीडीपी हैज रिमेन्ड सेम, हम बोलते वीआईपी, यही तो सही चीज है, बट वो तो चीज है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। विच मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव is most likely to be achieved by increasing income tax। अगर मैं इनकम टैक्स इंक्रीज करूंगा, मेरी डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी, मेरी डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी तो मेरी कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कम हो जाएगी, और फिर मेरी एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। सो दैट्स द कॉन्सेप्ट। सही है। एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड कम होती है तो we can just make a graph and look at what objectives have been achieved। AD, AS, और ये आ गया मेरा प्राइस लेवल, ये आ गई मेरी रियल जीडीपी। एग्रीगेट डिमांड को कम कर लेते हैं, AD1, मैं इक्विलिब्रियम, तो मेरी ग्रोथ कम हो गई है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, लेकिन मेरी प्राइस लेवल स्टेबल हो गई है। सही है। लेट्स लुक एट द ऑप्शंस। तो भाई सबसे पहले तो ये बोल रहा है कि भाई डेप्रिसिएशन ऑफ एक्सचेंज रेट, नहीं है, ये तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि अगर मेरे जेब में पैसा ही नहीं है, मैं इंपोर्ट ही नहीं करूंगा, और जब मैं इंपोर्ट नहीं करूंगा करेंसी स्ट्रांग हो जाएगी, तो ये नहीं हो सकता। इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा, अब ये ग्राफ से आप देख सकते हैं। लो अनएम्प्लॉयमेंट, नहीं, हाई अनएम्प्लॉयमेंट, मेरी एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है। प्राइस स्टेबिलिटी, यस। ओके, व्हेन कैन अ पॉलिसी बी क्लासिफाइड एज अ मैक्रो इकोनॉमिक। मैक्रो इकोनॉमिक मतलब पूरे मुल्क के हवाले से, माइक्रो इकोनॉमिक रिलेटिंग टू अ मार्केट। सही। लेट्स लुक एट द ऑप्शंस। when it focuses on लेवल ऑफ इंडिविजुअल वेलफेयर, एक बंदे का वेलफेयर, तो नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, ये माइक्रो हो जाता है। इन व्हेन इट इन्वॉल्व्स अ कंट्री वाइड इंस्टीट्यूशंस एंड बिहेवियर, पूरे मुल्क का है, तो यस, दिस कैन बी अ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी। व्हेन इट इज बेस्ड ऑन द कंट्रोल ऑफ अ मोनोपोली मार्केट, तो एक मार्केट है, एक मार्केट है तो नहीं हो सकता। सही है, वो माइक्रो हो जाता है। डी, व्हेन इट रिलाइज ऑन द यूज ऑफ बफर स्टॉक स्कीम, अब बफर स्टॉक भी एक प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट, तीन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स पे होगा। सही है, ज्यादा ज्यादा 100 प्रोडक्ट्स पे होगा, पूरी इकोनॉमी में तो नहीं है ना, तो ये भी आपके पास मैक्रो इकोनॉमिक में नहीं है, ये भी माइक्रो में ही काउंट होगा। ओके, अनदर graph, let's look at the options। the diagram shows aggregate demand and long run aggregate supply। सही है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व फॉर कंट्री एक्स, सॉरी,
एक्स इज द ओरिजिनल इक्विलिब्रियम, तो ये मेरा ओरिजिनल इक्विलिब्रियम हो गया। इन 1 ईयर ओवर 1 मिलियन फॉरेन वर्कर्स लेफ्ट द कंट्री। इसका मतलब क्या है, मेरी प्रोडक्टिव कैपेसिटी कम हो गई है, मेरा LRAS इनवर्ट शिफ्ट हो जाएगा। ओके। साथ ही द करेंसी एप्रिशिएटेड। एप्रिशिएट जब भी होगी ना करेंसी, तो जिनको नहीं पता वो ये दिमाग में रखेंगे कि जब भी करेंसी एप्रिशिएट होती है हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे, बिकॉज दे विल बिकम एक्सपेंसिव। और जब भी हमारे एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे तो हमारा नेट एक्सपोर्ट भी कम हो जाएगा। नेट एक्सपोर्ट इज अ पार्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, तो एग्रीगेट डिमांड भी कम हो जाएगी। सही है। सो लेट्स लुक एट एग्रीगेट डिमांड। अगर मैं कम करूंगा तो कहाँ जाएगा, तो आई नीड टू लुक एट AD3 एंड LRAS 3। तो ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं सी पे, देयर फोर सी इज माई राइट आंसर। सही है। दैट इज हाउ यू गोइंग टू एनालाइज दिस ग्राफ एंड सच क्वेश्चंस। Which statement explains why the aggregate demand curve is downward sloping? डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? सही है। तो हमने 2-3 रीजंस पढ़े हैं। इनकम अफेक्ट है, वेल्थ अफेक्ट है, सही है, इंटरनेशनल अफेक्ट है, 3 अफेक्ट्स पढ़ते हैं। अच्छा, डाउनवर्ड स्लोपिंग है जब प्राइस लेवल्स फॉल हो रही है तो मेरी एग्रीगेट डिमांड बढ़नी चाहिए। इसका मतलब है कंज्यूमर एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, बिजनेस इन्वेस्टमेंट्स बढ़ेंगी, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ेगी, या एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स यानी नेट एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। तो ये चारों बढ़ने चाहिए, ये चारों में से कोई एक बढ़ना चाहिए। सही। एज प्राइस फॉल्स द डिमांड फॉर एक्सपोर्ट्स बिकम मोर इलास्टिक। सही है। पहली बात, इलास्टिसिटी का ताल्लुक प्राइस से सच होता नहीं है, देयरफॉर ए कैन नॉट बी द राइट आंसर। As price fall, fewer goods are imported. सही है। नहीं सर, क्यों नहीं? क्योंकि जब प्राइसेस फॉल होंगी तो हम इंपोर्ट कम करेंगे, हमारा एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा। सही है। कॉन्सेप्ट तो यही है ना, माइनस वाली वैल्यू जब कम हो रही है तो हमारी एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। यस। सो we'll consider this as an answer until we move on forward. As price levels fall, the interest rate will rise. नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं आपको इसके पीछे लॉजिक देता हूं। जब प्राइस लेवल फॉल होगा तो लोग अपने गुड्स एंड सर्विसेज बाय कर सकेंगे, दे विल नॉट नीड लोन्स। इफ दे डोंट नीड लोन्स, बैंक विल रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट, के अब तो ले लो भाई हमसे। डी को देख लेते हैं। एज प्राइस फॉल, रियल वेल्थ राइजेस, सो स्पेंडिंग इंक्रीज। ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है, ज्यादा करेक्ट है। दोनों पे मैं बात करता हूं, बी पे मैं आपको बताता हूं आप क्यों गलत हो गया। जब प्राइस फॉल होगी तो हमारी वेल्थ, रियल वेल्थ, यानी मैं अब 100 रुपए में ज्यादा चीजें खरीद पाऊंगा, देयर फोर माई स्पेंडिंग ऑल्सो इंक्रीजेज, आई एम बाइंग मोर, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर बढ़। ये एक चीज होगी। ये सही जवाब हो गया। बी क्यों गलत हो गया? फ्यूअर गुड्स आर इंपोर्टेड। असल चीज यहां पे इंपोर्ट्स के गुड्स की बात नहीं होती है, जो एम है ना, एम में इंपोर्ट के गुड्स की बात नहीं होती, बल्कि इंपोर्ट एक्सपेंडिचर की बात होती है, विच इज बेसिकली इंपोर्ट्स मल्टीप्लाई बाय, इंपोर्ट्स मल्टीप्लाई बाय द प्राइस। तो अगर मैं कम इंपोर्ट कर रहा हूं लेकिन वो महंगा हो गया तो ओवरऑल मेरा एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगा। सही है। दिस इज अ कॉन्सेप्ट हम आगे एक्सचेंज रेट में पढ़ते भी हैं, जो मार्शल लर्नर कंडीशन में है, हम उसको स्टडी भी करते हैं। देयरफॉर बी इज इनकरेक्ट। सही है? आगे बढ़ते हैं। The diagram shows aggregate demand and aggregate supply for an economy. Which changes in subsidies and indirect taxes would have caused the change from AS1 to AS2? ओके। तो एग्रीगेट सप्लाई हमारी क्या हो गई है भाई? कम हो गई है। एग्रीगेट सप्लाई कम हो गई है मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी बेसिकली बढ़ गई है। तो अगर हायर सब्सिडीज मिलेंगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, तो ए कैन नॉट बी द आंसर। हायर सब्सिडीज मिलेगी, सेम, हम आगे पढ़ेंगे ही नहीं इसको,
लोअर सब्सिडीज एंड हायर टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी बढ़ा रहे हैं, देयरफॉर सी इज द राइट आंसर. Okay, the next MCQ. In the diagram, the intersection of aggregate demand and LRAS at point X, ये था हमारे पास point X, represents the current macroeconomic equilibrium. Which point would represent the new equilibrium after the introduction of an increase in retirement age? तो भाई जब retirement age बढ़ जाएगी, पहले एक अंकल थे 60 साल के, अब गवर्नमेंट ने बोला कि आप 65 ईयर्स तक काम करें. तो अब जो भी लेबर 60 ईयर्स, 61 ईयर्स, 62, 63, 64 ईयर्स का है, वो लेबर में ऐड हो जाएगा. आपकी लेबर इंक्रीज हो जाएगी, और जब भी लेबर इंक्रीज हो रही है, रिसोर्स इंक्रीज हो रहा है, आपका LRAS बढ़ जाएगा. LRAS बढ़ जाएगा. लेट्स लुक एट द ऑप्शंस. LRAS बढ़ रहा है तो हमारे पास LRAS 1 पे कौन से इक्विलिब्रियम है? सिर्फ सी है, और कोई इक्विलिब्रियम नहीं है. आइडियली अगर यहां पे एक पॉइंट होता, लेट्स से एफ होता, तो ये सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होता. अब व्हाई डिड द एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज? बिकॉज जब लोग ज्यादा एम्प्लॉयड होंगे तो उनकी वेजेस भी तो होंगी, उनकी इनकम्स भी तो बढ़ेंगी. जब उनकी इनकम्स बढ़ेंगी तो क्या होगा? उनकी कंज्यूमर एक्सपेंडिचर बढ़ेगी और एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी. दैट इज वाई सी सही है. Next MCQ. Which change is shown directly by the use of aggregate demand and aggregate supply analysis? Nominal income level. नहीं, ये नहीं हो सकता. प्राइस लेवल, यस, क्योंकि जब हम ग्राफ बनाते हैं, एक एक्सिस पे हम प्राइस लेवल लेबल करते हैं और एक में रियल जीडीपी. तो ये ऊपर इसने बोला नॉमिनल इनकम लेवल, अगर यहां पे वो बोलता है रियल इनकम लेवल तो आपका आंसर सही हो जाता. एम्प्लॉयमेंट लेवल, नहीं. इनडायरेक्टली हम देख सकते हैं. वेज लेवल, नहीं. Next MCQ. Why might aggregate demand increase when a country's price level fall? Okay. Let's look at the options. Domestic interest rate tend to fall. अच्छा, ये अभी हमने पहले MCQ किया था उसके जैसा ही है. अगर मेरे पास प्राइस लेवल्स फॉल हो रहे हैं तो लोगों की जेब में पैसा है. जब लोगों की जेब में पैसा है, दे विल नॉट टेक लोन्स. एज अ रिजल्ट इंटरेस्ट रेट्स विल फॉल. सही है. लेकिन इंटरेस्ट रेट फॉल होगा तो क्या एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगी? लोग ज्यादा खरीदेंगे. तो दैट्स एन ऑप्शन. वील कंसिडर दिस, बट वील लुक एट अदर ऑप्शंस एज वेल. इंपोर्ट्स बिकम मोर प्राइस कंपेटिटिव. अगेन अगेन, ये नहीं हो सकता. हमने ऊपर सेम सिनेरियो को डिस्कस किया है. रियल इनकम्स फॉल, नहीं. भाई जब प्राइस लेवल फॉल हो रही है तो रियल इनकम्स विल इंक्रीज. सी भी नहीं हो सकता. द परचेजिंग पावर ऑफ सेविंग्स विल फॉल. परचेजिंग पावर ऑफ सेविंग्स विल फॉल, भाई ये तो गलत हो गया. परचेजिंग पावर ऑफ सेविंग कैसे फॉल होगी? भाई मेरे पास 100 रुपए थे, प्राइस लेवल फॉल हो गई, तो अब वो 100 रुपए ज्यादा चीजें खरीद पाएंगे. सो दैट मीन्स परचेजिंग पावर ऑफ सेविंग्स विल इंक्रीज. डी भी नहीं हो सकता. देयरफॉर ए इज द राइट आंसर. क्योंकि जब हमारे पास प्राइस लेवल फॉल होगा, लोग खर्च ज्यादा नहीं करेंगे और वो सेव ज्यादा, सॉरी, जब हमारे पास प्राइस लेवल फॉल होगा, उनके पास सेविंग्स बढ़ जाएगी क्योंकि पैसे खर्च ही नहीं हुए. Eventually nobody will take loans. When they don't take loans, what is going to happen? The interest rates will be forced to go down. The next MCQ. The government has increased output with no effect on the price level. What must have been the initial level of aggregate demand? तो इनिशियल लेवल पे क्या होगा? भाई अगर मैं AD 2 पे हूं तो कोई भी चीज जो एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाती है वो प्राइस लेवल बढ़ा रही है, और वो बोल रहा है कि नो अफेक्ट ऑन प्राइस लेवल. सो देयरफॉर AD 1 पे अगर मैं होता हूं और एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, द प्राइस लेवल विल रिमेन द सेम. सो दैट इज व्हाई ए इज द राइट आंसर. द लास्ट MCQ. The government of a country plans to raise income taxes. Initial equilibrium for the country is represented by point X on the diagram. ये रहा. Okay.
अगर मैं इनकम टैक्स बढ़ा रहा हूं तो मेरी डिस्पोजेबल इनकम कम हो गई, जेब में पैसा कम, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कम, एग्रीगेट डिमांड कम। एग्रीगेट डिमांड को जरा कम करके देख लेते हैं, एडी से, AD1 से AD2 पे आ जाएगा। सो एग्रीगेट सप्लाई विल रिमेन द सेम, नया इक्विलिब्रियम हमारे पास पॉइंट डी पे बनेगा। सो दैट इज इट। आई होप आपके बहुत सारे सही हुए हों, और अगर गलत हुए हों तो यू गॉट टू लर्न, एंड फ्यूचर में सारे MCQs आप बेहतर अटेम्प्ट कर पाएंगे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।